नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ऐसा लगता है यह कहावत अमेरिका के लिए ही लिखी गई थी, क्योंकि अमेरिका के इतिहास पर नजर डालें तो अपने दुश्मनों पर हमले की कोशिश करता है, कुछ दुश्मनों को धमका कर छोड़ देता है, लेकिन जिसको उसने दोस्त बनाया उस पर हमला जरूर किया। इसके इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। कहा जाता है अमेरिका ने सोवियत संघ रूस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया, अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया, बाद में अफगानिस्तान और ओसामा दोनों को तबाह कर दिया। ऐसा ही इराक के साथ किया है और कुछ वैसा ही ईरान के साथ करने को तैयार है, जो इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है। 1991 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और वहां के शासक सद्दाम हुसैन की हत्या कर डाली, पूरे देश को तहस नहस कर दिया। आज इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस का प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। आईएसआईएस का जिस वक्त अमेरिका ने इराक पर हमला किया था उस वक्त ईरान ने अमेरिका का साथ दिया था। आज वही ईरान अमेरिका के निशाने पर है और दोस्त बनकर साथ दे रहे हैं इराक के पड़ोसी इस्लामिक देश। अमेरिकी युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं। इसके जवाब में ईरान ने 2000 से ज्यादा मिसाइलें तैनात करने की जानकारी दे दी। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी भी वक्त युद्ध में बदल सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिकी धमकियों के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है, जो अब तक तस्वीर देखने को मिल रही है, जैसा कि अमेरिकी सैन्य कमांडर और वहां के रक्षा मंत्री के बयान से जाहिर हो रहा है। बंदूक की नोक पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचल दिया, लेकिन अब वही मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की वजह बन गया है। अमेरिका के युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए ईरान ने भी जोरदार जवाबी हमले की तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी पलटवार करेगा। संभावित अमेरिकी हमले को देखते हुए ईरान ने करीब करीब 2000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को पलटवार के लिए तैनात कर दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी अब्राहम लिंकन को निशाने पर रखा है? अगर अमेरिका की तरफ से ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस बार अमेरिका के साथ आर पार की जंग होगी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा है। ईरान के कई पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैनिक इस वक्त मौजूद हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर जल्द ही वार करने वाला है। ईरान के पड़ोसी इराक की अगर बात की जाए तो इराक में अमेरिकी सैनिक और बेस जो है वो नजर आ रहा है। वहां मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, अमेरिकी सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के पड़ोसी कुवैत की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बड़ा अमेरिकी सैनिक बेस तैयार है। कतर के अल उदीद एयरबेस अमेरिका के लिए बेहद अहम है। बहरीन में भी अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा पूरी तरह से तैनात कर दिया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि चारों तरफ से घेराबंदी करके अमेरिका तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी तैयारी पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है, ताकि ईरान पर जल्द से जल्द हमला किया जाए और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूएई की अगर बात की जाए तो यूएई में अमेरिकी एयरबेस और मिसाइल सिस्टम भी तैयार। सऊदी अरब से रक्षा सहयोग, रडार और एयर डिफेंस जो है वो पूरी तरह से मौजूद है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास करीब 2000 से ज्यादा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों के निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे जो है इसके निशाने पर है और अब अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन। इसके अलावा
ईरान के बाद 1000 से ज्यादा एडवांस किस्म के हमलावर ड्रोन होने की भी बात कही जा रही है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ इन ड्रोन्स को भी तैनात कर दिया है। ड्रोन के जरिए भी देखी जा रही है, वहां की तैयारी देखी जा रही है और इन्हें तैनात किया गया कि जब भी हमला किया जाएगा तो उन्हें जवाब दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका ईरानी मिसाइलों के खतरे से पूरी तरह वाकिफ है। ईरान के पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं है, बल्कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, टॉर्पीडो नौकाएं और खतरनाक ड्रोन फ्लीट भी है दर्शकों। और यही वजह है कि ईरान की ड्रोन शक्ति भी अमेरिकी सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि समुद्र में ईरान की घेराबंदी किस तरह से है। फारस और ओमान की अगर बात की जाए, इन दोनों ही खाड़ियों में अमेरिकी युद्धपोत तैनात है। अमेरिका के 6 डिस्ट्रॉयर मिडिल ईस्ट में तैनात है, जिसमें यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक युद्धपोत भी तैनात किया गया। 48 घंटे में यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक की तैनाती जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा 3 अन्य लिटोरल लड़ाकू जहाज अलग से तैनात है। और सबसे अहम समुद्री रूट की अगर बात की जाए, हार्मूज पर अमेरिका की घेराबंदी की भी बात कही जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑपरेशन खामनेई शुरू हो चुका है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन बताया जा रहा है और इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने ईरान को हर मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका को उम्मीद है कि दबाव बढ़ने पर ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और अपना ईरान के सामने अगर अमेरिका की 3 शर्तों की अगर बात की जाए, उन्हें भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे, यह शर्त नंबर 1 है अमेरिका की तरफ से। शर्त नंबर 2 की अगर बात की जाए, अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म करें, यह भी बात कही गई। जो बम बनाने लायक यूरेनियम है अमेरिका को सौंप दिया जाए, यह शर्त रखी गई अमेरिका की तरफ से। दूसरी शर्त, आतंकी संगठन हमास, हूती, हिजबुल्लाह का साथ छोड़े। आतंकी संगठनों को हथियार और समर्थन देना ईरान पूरी तरह से बंद कर। अब आप आजिए तीसरी शर्त पर। तीसरी शर्त क्या? ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे। ये 3 शर्तें जो हैं अमेरिका की तरफ से ईरान के सामने रखी गई हैं और कहा गया कि इन शर्तों को मानिए और अगर आप नहीं मानते हैं तो युद्ध के लिए तैयार नहीं। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा है कि ईरान के पास ना पैसा बचा है और ना ही खामनेई की सत्ता पर पहले जैसी पकड़ रही है। उनका कहना है कि खामनेई की सत्ता की विदाई तय है। अमेरिकी सेना की गतिविधियों पर नजर डालें तो कम से कम 15 लड़ाकू विमान जॉर्डन के एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जॉर्डन, कतर और हिंद महासागर में जो सैन्य ठिकाने उन पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 3 युद्धपोत बहरीन में तैनात किए हैं। और इसके जवाब में ईरान की क्या तैयारी है वो भी आपको बताते हैं। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैनिक अड्डे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इराक हो, सीरिया हो, कुवैत, कतर, बहरीन, ये सब अड्डे जो हैं वो निशाने पर हैं। यूएई और सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिक वो भी निशाने। ईरान के पास इन देशों में हमले की क्षमता जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान के करीब 2000 से ज्यादा मिसाइल तैनात हैं और 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए तैनात हैं। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का भी प्लान जो है ड्रोन के जरिए तैयार किया गया है। तो अब आप समझिए कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ईरान के कई पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ईरान के पड़ोसी इराक और
अमेरिकी सैनिक और बेस, ये सब कुवैत में बड़ा अमेरिकी सैनिक बेस जो है वो तैनात है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपका रुख करना चाहेंगे और इस वक्त की तस्वीर, इस वक्त की सिनेरियो को समझेंगे कि लगातार अमेरिका जो है वो ईरान को प्रेशराइज करता हुआ, धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और धमकी इसलिए कह रहा हूं कि काफी समय से इसकी तैयारी जो देखने को मिल रही है। तो इसे किस तरह से देखा जाए यूके देवनाथ जी, साथ ही साथ इस वक्त क्या वो सिचुएशन बन गई है कि अमेरिका कभी भी अब वो तैयार है कि हमला कर देगा? आशीष, अमेरिका इस तरह के हमले की तैयारी 1979 से लगातार कर रहा है। 1979 से लेके आज तक अमेरिका ने कम से कम 8 बार ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की है। ये सोचना कि अमेरिका को डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से ये सब करना पड़ रहा है, वो कवर अप है। अमेरिका को चाहिए ईरान का कच्चा तेल। दुनिया के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण ईरान में है। अमेरिका उसको कंट्रोल करना चाहता है। कैसे उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, किसको बेचा जाएगा, किस कीमत पर बेचा जाएगा। आशीष, आज अगर ईरान में कच्चा तेल ना होता, जमीन के नीचे वहां चने उग रहे होते, भुट्टे उग रहे होते, या केले के बगान होते, तो अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ईरान में। ये कहना कि न्यूक्लियर हथियार छोड़ दो, हमास, हिजबुल्लाह, हुती को सपोर्ट करना बंद कर दो, लॉन्ग रेंज मिसाइल बंद कर दो, ये सब अमेरिका की जो धमकियां हैं, ये सिर्फ धमकियां महज है। ऐसा सोचना कि अमेरिका इन धमकियों के लिए ईरान पर हमला करने जा रहा है, ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अमेरिका की चतुराई है। अमेरिका को जहां भी कच्चा तेल मिलता है या किसी कंट्री में अगर अमेरिका का कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जैसे कि आजकल एक नया फील्ड चालू हुआ है कि किसी किसी देश में अमेरिका को अचानक से रेयर अर्थ मिनरल्स दिखने लगते हैं, तो अमेरिका वहां घुस जाता है, बहाने बनाता है। नहीं, लेकिन इस वक्त जो वहां पर जिस तरह से अमेरिकी कार्रवाई या अमेरिकी सैनिक जो है वो तैनात होते हुए नजर आ रहे हैं, जो हलचल देखने को मिल रही है, अब्राहम लिंकन जो पहुंच चुका लगभग, तो क्या ये तस्वीर ये पुख्ता नहीं करती है कि हाँ अमेरिका अब रेडी है, वो कभी भी हमला कर देगा? आशीष, अमेरिका हमला करने के लिए अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, लेकिन अमेरिका को भी मालूम है कि कितने भी बॉम्ब्स वो ईरान पर गिरा ले, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। देखो, ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है, ईरान बहुत बड़ा देश है। अगर हम क्षेत्रफल देखें, प्राय उत्तर भारत के बराबर क्षेत्रफल है। अगर हम उनकी आबादी देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार मिलाकर जितनी आबादी है उनकी आबादी है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान में आयतुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत ही लॉयल एक फोर्स, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को खड़ा किया हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा जो IRG के जवान और अफसर हैं, ये फौजी कम पॉलिटिशियन ज्यादा हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इनका सिलेक्शन तभी होता है जब ये आयतुल्लाह खमैनी के प्रति अपनी पर्सनल व्यक्तिगत निष्ठा दिखाते हैं। दूसरी बात, इनको परिवारों से चुना जाता है। IRG में भर्ती होने के लिए, IRG में अफसर बनने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं कि आप ऐसे परिवारों से आए, ऐसे कुनबे से आए जो कि धार्मिक विचारधारा पर यकीन रखता है। दूसरी बात, आपका जो परिवार है, आपके जो कुनबा है, वहां पर, या आपका जो गांव है, वहां पर आयतुल्लाह खमैनी के प्रति निष्ठा हो। तो IRG में जो हम देखते हैं ये जवान और अफसर, ये जवान और अफसर कम है, आयतुल्लाह खमैनी के पर्सनल
फॉलोअर्स ज्यादा हैं। बिल्कुल, जैसे ये वेनेजुएला में कभी हमने जगह देखा, नहीं हमने थी। ठीक है सर, वेनेजुएला में हमने देखा था कि वहां लोग बिक गए थे, तो इतना आसान हो गया था वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठाना। लेकिन बख्शी सर, यहां पर भी सत्ता परिवर्तन की बात आ रही है, सत्ता परिवर्तन की अमेरिका कोशिश करता आ रहा है, जैसा कि यूके देवनाथ सर ने कहा, लेकिन ये इतना आसान रास्ता नहीं है। अब जो सिनेरियो देखने को मिल रहा वो युद्ध वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अमेरिका के पास विकल्प कौन कौन से इस वक्त मौजूद हैं, वो किस तरह से अगर हमला करेगा तो कैसे निपटता हुआ ईरान नजर आएगा, और यह हमला करेगा या नहीं करेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि शायद ये ऑपरेशन खामनेई जो है वो मीडिया नैरेटिव बना दिया गया हो, या ये वाकई असली प्लान है। थैंक यू वेरी मच आशीष। यूके देवनाथ और कर्नल सोडी के साथ तो आना एक बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात ये है जो आप कह रहे हैं, ये जो यूके देवनाथ ने बिल्कुल ठीक बताया कि जब से शाह ऑफ ईरान को गिराया है तब से अमेरिका को लगी हुई है चोट, और तब से वो अटेम्प्ट कर रहा है कि किसी तरीके से वो अब ऐसी रजीम लाए जो उसके फेवर में हो, जो उसका सुने, और उसके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह जो उसकी जिस पे उसकी नजर पड़ जाए वो उसका ही हो जाए। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया, एब्सोल्युटली राइट। पर अमेरिका की भी आप बात देख लीजिए, अमेरिका की कोई जो शक्ति बहुत है, फायर पावर बहुत है, पर बहाने भी बड़े हैं। जैसे कि इराक पे हमला किया था तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बोलता था उसको, उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने 1.25 घंटे के इंटरव्यू में बुश को ऐसा लताड़ा था कि तुम्हारी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पर, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है। पर बहाना है, और कौन रोक सकता है। चाणक्य नीति यही कहती है, जहां ताकत चलती है लगाओ, तो ये लगा रहा है ताकत, तो बिल्कुल ठीक है। पर क्वेश्चन ये है, जहां पे भी अमेरिका जाता है वो लड़ नहीं सकता। लड़ाई में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अनटिल अनलेस दुश्मन उठ के भाग जाए, जैसे इराकी एयरफोर्स भाग गई, सरेंडर कर दें, तब तक तो ठीक है। ये जहां पे अड़ गए जैसे अफगानिस्तान वगैरह, फिर इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आप कोई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके देख लीजिए, जहां पे अड़ जाते हैं वो इक्के दुक्के अमेरिकन तो ठीक है जिन्होंने नाम कमाया, बट उनकी बेसिक आर्मी को रिक्वायरमेंट होती है और अदर फोर्सेस की और दूसरी कंट्रीज की, और वो उसका पूरा सहारा लेता है। 37 कंट्रीज गई थी इराक में उसकी मदद करने, तो ये सारी बात ठीक है। पर अब जो लड़ाई होगी उसमें आप देखें, ईरान की जो डिफेंसेस है, हालांकि सिविल डिफेंस की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल डिफेंस की बात कर रहा हूं। उसने जो मिसाइल रखी हैं वो ऑफेंसिव मिसाइल भी हैं, डिफेंसिव भी हैं। एक 2 या 3 मिसाइल अगर अमेरिकन मेन लैंड पे गिर जाती हैं, बता रहा हूं सिर्फ 3, अमेरिका की जिसको इनफ लड़ने की जो मेंटल एटीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा, उनका प्रेसिडेंट गिर जाएगा। उनको हैबिट नहीं है कि कोई उन पे हमला करे, वो दूसरी कंट्री में जाके कमजोर कंट्री पे अटैक करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात देखने को मिलेगी। और जब डेड बॉडीज बैग वापस जाने शुरू होंगे, जब इनकी जो फ्लीट आ रही है, कितनी मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे। अगर उन्होंने मिसाइल पूरी की पूरी सैल्वो भेजनी शुरू करी, 30% भी अगर लगी, 20% भी लगी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर और 2-3 उनके जब मिसाइल फ्रिगेट्स हैं जब डूबने लगेंगे, जैसे यूएसएस कोल को डुबाया था ईरानियों ने ही, फिर क्या होगा आप देखेंगे। डेड बॉडीज बैक तो जाएंगी और एब्सोल्युटली खत्म हो जाएगी अमेरिका की। इतनी सारी चीजों के बाद भी अमेरिका पीछे हटने को, मतलब ईरान भी पीछे तो नहीं हट रहा है। जिस तरह से आपने बताया उस हिसाब से तो लग रहा है कि ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब दे देगा। खत्म कर दूं, ईरान पीछे नहीं हटेगा। हाँ, ईरान पहले अटैक नहीं करेगा और ना ही अमेरिका पहले अटैक करना चाहता है। तो देखिए अभी सिचुएशन क्या चल रही है सर? वो फिर क्या है? वो प्रेशर है या प्रेशर है, वो मेंटल प्रेशर डाल रहा है कि ये इसकी रिजीम चेंज हो जाए और ये मेरी 3 शर्तें मान ले, जो 3 उसने फैंटास्टिक शर्तें रखी हैं रिगार्डिंग मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल और 3 हिजबुल्लाह हुती, हमास, ये तो शर्तें मान जाए। कहने का मतलब अगर ये मान गया और ये किया तो एटलीस्ट फेस सेविंग तो अभी हो जाएगी। हाँ, अब इजराइल की बात आती है। इजराइल को उससे तैयार करा हुआ है। अगर बात बढ़ती है तो इस सारी वही नंबर 2 वॉर शुरू हो जाएगी इजराइल और अमेरिका, ईरान की, जो अभी 4 महीने पहले हुई थी। एग्जैक्टली
वैसी होगी, पर इसमें गलतियां नहीं करेंगे अमेरिका। अमेरिका ने अब अपना वेपन से चेंज कर दिए हैं। इस बार जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेगा वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, विध्वंसक होंगे। और जो एजेंट्स हैं इजराइल के, जो ऑलरेडी वहां पे उन्होंने जमावड़ा बनाया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है, एंटी खमीनी का काम। हाँ। तो वो उस पर डिपेंड करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ यही होगा, कुछ बिल्डिंगें और गिरा देंगे, कुछ और तोड़ देंगे, 1000-2000 लोग मार देंगे, पर उनको कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, और रिजीम चेंज नहीं होगी। ठीक है सर, आप देख लीजिए, रिजीम चेंज नहीं होगी। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, अब जरा इसको समझिए कि ये जंग जो है सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में है। साथ ही साथ जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी सर ने भी कहा कि ना ईरान पहले हमला करेगा ना अमेरिका पहले हमला करेगा, तो अभी कर क्या रहे हैं फिर? ये प्रेशर बनाया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? जय हिंद आशीष जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 3 जनवरी को इस साल जब अमेरिका को वेनेजुएला में भारी सैनिक सफलता मिली, उसके बाद 8 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन को बोला कि ईरान पे हमला की तैयारी करो। और ये तय हुआ कि 13 जनवरी रात को ईरान पे अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे। 13 जनवरी सुबेरे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी ब्रीफिंग हुई हमले से पहले, तो अमेरिका के सारी खुफिया एजेंसी के मुखिया ने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो पहली बात तो जीत निश्चित नहीं है, और दूसरा वहां तख्ता पलट नहीं होगा। और उसी दिन खाड़ी के कई अरब देशों ने अमेरिका को संदेश भेजा कि अगर अमेरिका युद्ध करेगा ईरान पे तो वो अपनी जमीन और एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय जंग में नहीं घुसना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी रात का जो हमला था उसको स्थगित कर दिया। अब जिस तरह से ईरान के आसपास अमेरिका अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, ये सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये सिर्फ दिखावा है। अमेरिका और इजराइल तो मौके की तलाश में हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो, लेकिन वो होगा नहीं। बस वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अचानक ये पूरी चीजें बंद करना उनके लिए एक लॉस ऑफ फेस होगा, उनकी इज्जत में बहुत कमी आ जाएगी। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो घट के सिर्फ 42% हो गई है आज की तारीख में। तो सिर्फ ये एक पाखंड है, ये एक मजाक टाइप बनाया जा रहा है इस उम्मीद में कि ईरान डर जाएगा। अमेरिका भूल गया है कि ईरान 5000 पुरानी पर्शियन सभ्यता है। ये अमेरिका जैसे 200 साल पुराने देश से कैसे डरेंगे? ये डरेंगे ही नहीं। हमने पिछले साल देखा 12 दिन को जो युद्ध हुआ ईरान और इजराइल में, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया। ये तो वेस्टर्न मीडिया ने दिखाया ही नहीं, क्योंकि आजकल एक प्रथा है इस्लामिक देशों के खिलाफ कहने की, उनकी अच्छाइयां नहीं दिखाने की। तो ये तो नैरेटिव दिखाई नहीं कि हकीकत में तो इजराइल की राजधानी टेल अवीव 1/3 बर्बाद हो गई। यहां तक नेताओं को दौड़ के जाना पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ करो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल मिडनाइट हैमर नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहूदियों की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका में, वो माने और उन्होंने ईरान को पहले सूचित किया कि मैं इतने बजे हमला करूंगा। ईरान ने क्या किया? वो उन तीनों जगहों से, इस्फहान और ये दोनों जगहों से अपने हर आदमी निकाल लिए, 408 केजी एनरिच्ड यूरेनियम रूस भेज दिया और बोला हाँ भाई अमेरिका आके हमला कर। अमेरिका ने हमला किया, वहां एक मच्छर नहीं मरा। 2 दिन बाद अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस कतर में अमेरिकी सैनिक अड्डे पे हमला किया। पहले अमेरिका को बताया, अमेरिका ने अपने सारे सैनिक, उनके परिवार निकाल लिए। एक पाखंड के तौर पे अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे हमला किया, क्योंकि इजराइल और यहूदी लॉबी राष्ट्रपति ट्रंप पे दबाव डाली थी। तो पिछले साल के युद्ध से ही क्लियर हो जाता है अमेरिका में तो शक्ति है ही नहीं ईरान पे हमला करने की, और ईरान में बहुत शक्ति। और मैं एक बात और दर्शकों को बोलना चाहूंगा, कहां स्टैंड करते हैं अमेरिका और ईरान, कहां स्टैंड करते हैं एक दूसरे के सामने? देखिए, अगर सैनिक शक्ति पे जाए, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो ऑब्वियसली अमेरिका की जो सैनिक ताकत है बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या ये सैनिक ताकत जीत में तब्दील होगी? कभी नहीं होगी। इसका पिछले साल का ही हमें एक बहुत बड़ा वहां पे एग्जाम्पल मिल गया। मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा आशीष जी, ईरान पे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। इसके बावजूद वो इजराइल और अमेरिका जैसी सैनिक शक्तियों के खिलाफ खड़ा हुआ।
ये दुनिया के लिए सबक और सीख है। आर्थिक प्रतिबंध होने के बावजूद आप अपनी सेना को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी सैनिक शक्तियों का भी आप डट के मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, यूके देवनाथ जी, बात तो सही है कि पिछले कुछ समय से अगर बात की जाए या इतिहास देखा जाए तो हर वक्त अगर अमेरिका को चैलेंज करता हुआ नजर आए, अमेरिका से सामना करता हुआ नजर आए, तो ईरान पीछे नहीं हटा है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक कर्नल सोदी ने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि एक चलन चला हुआ है पश्चिमी मीडिया में कि वो मुस्लिम देशों की तारीफ नहीं करते हैं। एकदम सत्य वचन है। अगर हम देखें पश्चिम एशिया में जितने मुस्लिम देश हैं, पश्चिमी मीडिया अमेरिका में उनकी तारीफ तभी होती है अगर वो अमेरिका की शरण में चले जाएं, अमेरिका की जेब में बैठ जाएं, अमेरिका की गोद में बैठ जाएं। जो देश पश्चिमी एशिया में है, ज्यादातर मुस्लिम देश ही हैं, अरब देश हैं, और अगर वो अमेरिका की गोद में नहीं बैठे तो अमेरिका येन केन प्रकारेण उनको टॉपल कर देता है। विंग कमांडर बख्शी सर ने अभी इराक का एग्जांपल दिया, लीबिया है। इन सब देशों में अमेरिका ने, कहते हैं ना कि ऊंट तंबू के अंदर घुस जाता है, एक एक बहाना बनाया और अंदर घुस गया। जो देश अमेरिका के काबू नहीं आया, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। आप देखिए सीरिया में बशर अल असद थे, रशिया के ज्यादा नजदीकी थे, उनको हटाने के लिए अमेरिका ने बार बार कोशिश की, असफल हुआ। फाइनली अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क, जिसने एक आतंकवादी अल शरा जोलानी के ऊपर $10 मिलियन का प्राइज रखा था, आतंकवादी के ऊपर, उसी अल शरा जोलानी का इस्तेमाल करके उन्होंने, अमेरिका ने, CIA ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार की तख्ता पलट कर दी। तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका के लिए कोई भी तरीका गलत या सही नहीं होता है। ठीक है, अमेरिका देखिए, ये तो अमेरिका के हिसाब से हो गया देवनाथ सर। अगर दूसरी तरफ 2000 मिसाइलों की बात की जा रही है ईरान की, वो कितना बड़ा ब्लफ है या वाकई वो रियल वाली चीजें हैं? हाँ आशीष जी, 2000 मिसाइल का ईरान दावा करता है। मैं आपको एक ब्रेकडाउन देता हूं जी। ये 2000 मिसाइल्स में से 600 मिसाइलें ऐसी हैं जिनका रेंज जो है 200 किलोमीटर से कम है, लेकिन वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव मिसाइलें होंगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि गल्फ मुल्कों पर ईरान हमला कर सकता है, गल्फ मुल्कों पे, पर्शियन गल्फ के आसपास जो अमेरिकन बेसेस हैं उस पर ईरान हमला कर सकता है, या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। तो ये जो 600 मिसाइल जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल और इफेक्टिवनेस इन्हीं का होगा। अब बताता हूं इनका रेंज कम क्यों है। इनका रेंज 600 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि ईरान ने इन पर भारी भरकम वारहेड लगाए हैं, 1000 किलो का वारहेड, 500 किलो का वारहेड। तो जाहिर बात है रेंज कम है, लेकिन ये बहुत हाईली इफेक्टिव है। 200 किलोमीटर रेंज के साथ ये ईरान की जमीन से लॉन्च करके आसानी से कतार, कुवैत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशनली इफेक्टिव हो सकते हैं। ईरान के पास करीबन 800 मिसाइल ऐसी हैं जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन 1800 किलोमीटर से कम है। मैं 1800 किलोमीटर की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है। तो इन करीबन 800 जो मिसाइल हैं इनका इस्तेमाल ईरान कर सकता है, लेकिन ये 800 मिसाइल, इनकी रेंज जो है ऐसे है 400, 600, 800, 1200, 1400 किलोमीटर। ये इजराइल तक नहीं पहुंच सकती। तो इनका इस्तेमाल ईरान कहां करेगा? इनका इस्तेमाल ईरान कर सकता है जॉर्डन के खिलाफ। इनका इस्तेमाल जहां जहां अमेरिकी बेस हैं वहां पर इस्तेमाल कर सकता है वो। और इसी वजह से क्या ये बड़ी वजह हो सकती है सर कि अभी भी अमेरिका को सोचना पड़ रहा है, या उसके लिए बैकअप कुछ अमेरिका सोच रहा है, या एक होता है वॉर के हिसाब से कि हाँ ठीक है हम इधर से कुछ और दिखाते हैं और इधर से जाके फिर हम हमला कर देंगे, मतलब दिखाएं कुछ और फिर अचानक से गेम पलट दें?
आशीष देखो, अमेरिका जानता है कि अमेरिका या इजरायली हमला अगर होता है सत्ता परिवर्तन में उसकी कंट्रीब्यूशन महज 30% है। 70% कंट्रीब्यूशन अगर सत्ता परिवर्तन चाहिए तो ईरान के अंदर से ईरान की जनता को करना पड़ेगा, जो कि माहौल जैसे कर्नल सूदी ने बताया 28 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक माहौल अंदर ऐसा था कि हजारों लाखों लोग सड़कों पर थे ईरान में। सैकड़ों सरकारी प्रतिष्ठानों में आग लगा दी थी, बसों में आग लगा दी थी, औरतों और आईआरजी के कम से कम 4 यूनिट्स पर जनता ने हमला कर दिया था। लेकिन अब वो माहौल नहीं है। अब आस्ते आस्ते आईआरजी ने इन जो जनता थी, जो सबके थी, उनको वापस घर भेज दिया है। तो अब अमेरिका और इजराइल कितनी भी बॉम्बिंग कर ले, उससे कुछ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन से भाषा बदल ली है। अब वो बातचीत करने की बात कर रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए रेडी हो जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन की ये एडवाइस, जैसे कर्नल सोदी कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, मान ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वो बातचीत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, बातचीत वो बड़े भैया के हिसाब से करना चाहते हैं, जिसमें ईरान छोटा भैया होगा, टेबल पर नीचे बैठेगा। लेकिन ये मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा सपने जैसा है अमेरिका के लिए भी कि अगर ईरान आएगा और ये बातचीत करेगा। मुझे तो इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। यूके देवनाथ जी, प्रफुल्ल सर आपके पास आते हैं। और अब देखिए, इराक मॉडल जो है उसको देखा जाए, अगर इराक मॉडल ईरान में लगाया जा सकता है उसको एक बार फिर से, या नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं, और किया जा सकता तो क्यों? सबसे बड़ी बात यह है आशीष जी, आप जो इराक का मॉडल की बात कर रहे हैं, इराक में अमेरिका के साथ में कितनी कंट्रीज थी, एक तो बात यह है। दूसरा ये है, उन्होंने नॉर्मंडी लैंडिंग की तरह अपने ट्रूप्स ले गए थे, और वो ट्रूप्स जो थे, इराकी सोल्जर्स की लड़ने की क्षमता और ईरानी सोल्जर्स की लड़ने की क्षमता में बड़ा अंतर है। ये आप बात याद रखिए। हाँ, जब लड़ाई होगी, ग्राउंड उनके सोल्जर्स अगर लैंड कर जाते हैं अमेरिका के सक्सेसफुली, जैसे कि नॉर्मंडी लैंडिंग में की हुई थी, और इंशंग लैंडिंग में, और कहीं भी जितनी हुई थी, उसमें फिर मैं मानता हूं कि लड़ाई घमासान होगी बिटवीन द ग्राउंड फोर्सेस। उसमें अमेरिका को बहुत ही हानि होगी, क्योंकि अपनी कंट्री को बचाने के लिए आईआरजीएस और बाकी जो ईरानी लड़ेंगे, दे विल नॉट गिवन एट ऑल 1 इंच ऑफ लैंड। वो एक्चुअली आप मान के चलिए कि अमेरिका की ये करेगा ही नहीं। और जब इराक में जब डेड बॉडी जाने लगी थी, आपको पता चल गया था कि कितनी ऑपोजिशन हुई थी, वियतनाम से शुरू हो गई थी। क्या इस समय स्टमक ही नहीं है अमेरिका का कि वो ये अटेम्प्ट कर ले कि मैं मिलिट्री लैंडिंग कर लूं, आर्मी लैंडिंग कर लूं अमेरिका पे, सॉरी ईरान पे। पर अगर ये बॉम्बिंग करते हैं, जैसे कि अभी देवनाथ भी बोल रहे थे, मोदी भी बोल रहे थे, कितनी बॉम्बिंग करोगे आप, कितने टारगेट डिस्ट्रॉय करोगे, कर लो, कुछ भी नहीं होगा। आप जितने भी डिस्ट्रॉय करोगे, 3 महीने में खड़ी हो जाती बिल्डिंग। जैसे वो सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर से, दे आर ऑल कमिंग बैक इनटू एक्शन। ये मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये समय आप वो वेट कर रहा है कि किसी तरीके से उसकी 3 कंडीशन बस हो जाए तो जीत होगी। या जैसे अभी देवनाथ साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि हाँ, टेबल पे अगर वो एज अ सबऑर्डिनेट बैठे उसके, और उसकी जी में हजूरी करके एग्री कर दे, तो उसकी अमेरिका उसको अपनी जीत मानेगा। खैर, ये बात हो सकती है, पर मेरे को लगता नहीं है कि वो भी होगी इतनी जल्दी। रिजीम चेंज भूल जाइए। और इस समय जितनी बाकी कंट्रीज है, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से अमेरिका उनके बेसिस का इस्तेमाल करे, हालांकि वो बेसिस में है। यानी मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी सैनिक हैं या अमेरिकी बेस हैं, वो पूरी तरह से असुरक्षित है, आप ये कह रहे हैं बख्शी साहब? बिल्कुल असुरक्षित है, और वहां पे वो मिसाइल की रेंज के अंदर में है। और ये आप एग्जैक्टली ये ईरान के खिलाफ वो लड़ेंगे नहीं, एक्चुअली नहीं लड़ेंगे। जिस तरीके से ईरान इराक की लड़ाई हुई थी और इजराइल ने ईरान की मदद करी थी, वो नहीं, वैसा कोई सिनारियो नहीं आएगा। इजराइल इटसेल्फ इज रिलक्टेंट टू गेट इनटू वॉर दिस टाइम, इसको, क्योंकि उसके सिविल डिफेंस भी कमजोर पड़ा था। ईरान का तो बिल्कुल नील के बराबर था, इजराइल का भी सिविल डिफेंस कमजोर पड़ा था, और उनकी भी बड़ी क्षति हुई थी।
तो आप ये इस बात को बिल्कुल पक्का समझिए कि अमेरिका कोई और अपनी नीति ढूंढ रहा है, और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह किस लिए घूम रहे हैं कि वहां से उनको लैंड एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं करने देंगे मेन लैंड पे। ये प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू यूज लिंकन। और कितना करेगा? और एक बार है सैल्वो मिसाइल अगर जाएगी लिंकन के उनके ऊपर भी, तो चाहे कितना भी तगड़ा एंटी मिसाइल डिफेंस आपका हो जाए, आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा, और वही नुकसान बहुत भारी ठीक है। पड़ेगा। सोनी सर, एक मिसाइल की गलती पूरी दुनिया पर किस तरह का असर डाल सकती है, और ये वॉर किस तरह से पूरी दुनिया में असर डाल सकता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अब एक रोल निकलकर सामने आता है, जो तीसरा शर्त रखा गया अमेरिका की तरफ से, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूती की बात की गई है। अब ये अगर वो तस्वीर देखने को मिलती है जहां वॉर होता है, इनके ये रोल कैसे होंगे, ये कितने ज्यादा एक्टिव होंगे? आशीष जी, पहली बात तो ईरान और अमेरिका का युद्ध कोई होगा नहीं, और अगर हम मान भी लें कि हो गया, तो हमस, हिजबुल्लाह, हूती अपने अपने क्षमता के मुताबिक अमेरिका पे वार करेंगे, और हमने देखा हूती कितना सफल हुआ है। हिजबुल्लाह हमस को इजराइल पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, ये हम सारे जानते हैं। तो ये अमेरिका के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये अमेरिका और ईरान का युद्ध तो होगा नहीं। और अगर अमेरिका सोचा है कि ये दबाव डाल के ईरान उसकी बातें मान लेगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने 2 बातें साफ कह दी हैं पिछले कुछ दिनों में। पहला कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जितने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे हैं मिडल ईस्ट में, जो 9 हैं, और उसमें 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उन ईरान की मिसाइलें उस पर ऑलरेडी तैनात है, उसे बस बटन प्रेस करना है बस। दूसरा, ईरान ने बोला है कि वो दबाव के नीचे तो बातचीत के लिए टेबल पे आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कोशिश कर लें, अंत में उन्हें अपनी सेना खाड़ी से वापस बुलानी पड़ेगी, उन्हें बातचीत के लिए तैयार होना पड़ेगा, उन्हें ईरान के राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर को वो इज्जत देनी पड़ेगी जो कि किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट या सुप्रीम कमांडर को ऑथराइज्ड है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं ग्रीनलैंड लूंगा, वो ग्रीनलैंड नहीं ले पाए, पूरा यूरोपियन यूनियन और नाटो उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं चीन पे इतने आर्थिक प्रतिबंध लगाऊंगा, चीन ने 10 दिए आर्थिक प्रतिबंध, और नतीजा क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को बुसान में पिछले साल 31 अक्टूबर को जाके शी जिनपिंग से मिलना पड़ा और बोलना पड़ा हम तो यार मित्र हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को सफलता मिली छोटे मोटे देशों पे, वेनेजुएला टाइप या क्यूबा हो जाएगा, कभी मेक्सिको हो जाएगा, ये छोटे मोटे देश हैं जिनकी सेनाएं में कोई ताकत नहीं, लेकिन ईरान की सेना में बहुत ताकत है। हालांकि वो अमेरिकी सेना के तरह इतनी विशाल नहीं है, इतनी एडवांस नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें ताकत बहुत है, जिसका हमें एक ग्लिम्स पिछले साल के युद्ध में मिल चुका है। तो ईरान को तो अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि जैसे प्रफुल्ल बख्शी सर ने सही बताया, जिस दिन एक बॉडी बैग अमेरिका गया, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इतनी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में हर इंसान की जान की वैल्यू है। ऐसा नहीं 1000 मर गए और किसी देश ने कड़ी कड़ी निंदा कह दी और कहानी खत्म होगी। अमेरिका में तो जनता अपने राष्ट्रपति को गिरा देती है अगर वहां पे ये अननेसेसरी मौतें हों। डोनाल्ड ट्रंप को एक ही चीज ने रोक के रखा हुआ है कि अगर बॉडी बैग, ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन जो वेनेजुएला में हुआ, जिस तरीके से अमेरिका गया, जिस तरह से काम किया, वही चीज अगर ईरान में दोहरा दी गई, उसी तरह से काम किया गया और किया गया, तो वो सक्सेस होंगे या नहीं होंगे? साथ ही साथ क्या वो कर पाएंगे, इसके चांसेस हैं, या इस तरह की प्लानिंग की जाएगी कि वही चीज फिर से दोहराया जाए? आशीष जी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने बहुत सही बताया, ये जो IRGC है, ये इतनी लॉयल है खामनी के कि कुछ भी हो जाए, वेनेजुएला टाइप वहां ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने बहुत डिटेल से बताया, IRGC के ऑफिसर्स और सैनिकों का चयन कैसे होता है, उस कॉर्डन को तोड़ना तो नामुमकिन है। तो ये तो होने से रहा। वेनेजुएला की कहानी अलग थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, सैनिक हमला हो नहीं सकता। ये जो दबाव दिखाया जा रहा है, ये कुछ दिन और चलेगा, जब बहुत ज्यादा बजट पे असर आएगा तो ये भी वापस हो जाएंगे। अंत में तो अमेरिका को ईरान के साथ जैसे किसी और दूसरे मुल्क के साथ टेबल पे बैठना होगा, तभी यह मसला हल होगा। ईरान तो झुकने वाला नहीं है, जितना भी वेस्टर्न मीडिया बोले, जितनी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोले, हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत उन लोगों को पता है, जैसे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर या ग्रुप कैप्टन
देवनाथ सर हैं, जो काफी रिसर्च और रीडिंग करते हैं। मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत में अधिकतर रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर को छोड़ के, विंग कमांडर प्रोफिल बख्शी को सर को छोड़ के और 3-4 और को छोड़ के, अधिकतर रक्षा विशेषज्ञ भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के टीवी पे आ जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं, 25 रिबन पहन लेते हैं, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन जिन रक्षा विशेषज्ञ पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, जैसे बख्शी सर हैं, देवनाथ सर हैं, वो हमेशा सही और सटीक विश्लेषण देते हैं। ठीक है सर, इसीलिए हम लोग उनको इनवाइट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया उनकी तारीफ करने के लिए। यूके देवनाथ सर, आप सर ने तो आपकी तारीफ की है, वो तो कहीं ना कहीं जायज भी है, आप दोनों लोगों की तारीफ की। अब जो सोढ़ी सर की बात से मैं मोटा मोटा समझ पाया, वो ये समझ पाया कि हम एक झूठे युद्ध के डर को असली बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। एम आई राइट सोढ़ी सर? बिल्कुल। देवनाथ सर जवाब। तो मालूम है कि अगर वो ईरान पर दबाव बनाएगा, मिलिट्री तौर पर दबाव बनाएगा, तो यकीन है कि ईरान शायद बातचीत के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका चाहता है कि ये बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में हो। ईरान ने कुछ हिंट दिए हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की पहली शर्त ये है कि ईरान को और अमेरिका को, दोनों को एक दूसरे को बराबर का दर्जा देना होगा। यानी बातचीत जो है वो धमकी के माहौल में नहीं होगी, आपसी सलाह मशवरा के साथ ही बातचीत होगी। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है, दावा करता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना बंद कर दे। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश भी की है। देखिए, यूरेनियम होना कुछ ऐसी बात है कि एक देश में पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि उस देश में गाड़ियां हो। तो ईरान ने अगर यूरेनियम परिष्कृत कर लिया है, IAEA का दावा है कि 60% तक परिष्कृत कर लिया है, तो उससे हथियार नहीं बन सकता है। एक हथियार बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम को प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, और वो काफी कॉम्प्लेक्स, जटिल और लंबी प्रक्रिया है। दूसरी चीज, ये भी सोचना कि क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाएगा, कितने बना लेगा। अगर हम दावा करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न एजेंसीज दावा कर रही कि ईरान के पास 450 किलोग्राम या 600 किलोग्राम यूरेनियम है, उससे कितने न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है? 5, 6? अब दुनिया में एक नियम है कि MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, की जिसने भी न्यूक्लियर हथियार फेंके उसको काउंटर अटैक झेलना ही पड़ेगा, सेकेंड स्ट्राइक झेलना ही पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए एक सेकेंड के लिए ईरान के जो जनरल्स हैं उनमें कोई समझ नहीं है जी, मान लीजिए एक सेकेंड के लिए कि आयतुल्लाह खुमैनी और उनकी जो पॉलिटिकल एडवाइजरी कमिटी है वो सारे मानसिक रूप से विकृत हैं, और वो ये 5 न्यूक्लियर बम इसराइल की तरफ रवाना कर देते हैं, तो उसके बाद क्या ईरान जीत जाएगा? ईरान के जनरल्स को, IRG के जनरल्स को मालूम है, राष्ट्रपति पेजेशिन को मालूम है कि उसका 1 घंटे के अंदर ही जवाब आ जाना है दूसरी तरफ से। अमेरिका जवाब देगा, अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर ईरान 5 न्यूक्लियर हथियार फेंकता है इजराइल पर, तो जवाब में 50 न्यूक्लियर हथियार अमेरिका फेंक देगा ईरान पर। तो ये जो एक कहानी बुनी जा रही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाएगा और ईरान उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करना चाहेगा, करेगा, ये एक पश्चिमी दिमाग की उपज है। ईरान लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल क्यों नहीं बनाएगा? सार्वभौम देश है, कोई भी देश बना सकता है। असल में अब तो ईरान को और भी यकीन हो गया है। अमेरिका जो ये पिछले 15 दिन से हमले नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ईरान के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल फोर्स थी। अब तो ईरान कन्विंस हो गया कि भविष्य में उनके पास और भी ज्यादा बढ़िया, एक्यूरेट और भारी लॉन्ग रेंज मिसाइल फोर्स होनी चाहिए। दुनिया के सारे देशों को मालूम है कि लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल्स का इस्तेमाल करके वो अमेरिका को या दूसरे पश्चिमी मुल्कों को दूर रख सकते हैं। और ये सोचना कि ईरान के ऊपर अमेरिका इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वो शायद डेमोक्रेटिक मूल्यों को, काफी लोग बोलते हैं कि ईरान में धार्मिक सरकार है, उन्होंने वहां के जो मॉडरेट्स हैं उनको दबाया हुआ है।
सत्यता हो सकती है, लेकिन इस तरह की धार्मिक रूढ़िवादी बांग्लादेश में भी तो हो रही है। अमेरिका बांग्लादेश तो नहीं गया ये बोलकर कि तो इतना वहां इंटरेस्ट क्यों हिंदुओं है? के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है। हॉर्मूज की लड़ाई है क्या ये, या फिर सम्मान की लड़ाई है, या ईरान अब इस लड़ाई को इस तरह से ले रहा है कि नहीं सब आपके साथ हो सकता है लेकिन मैं आपके साथ नहीं हो सकता हूं? जी हाँ, देखिए ईरान जो है उसकी 2-3 शर्तें हैं जो खुल के कभी नहीं बोलता। एक तो है कि हैंड्स ऑफ अमेरिका। वो इसलिए क्योंकि देखिए 1979 रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शाह ऑफ ईरान को अमेरिका ने आंख मूंद कर सपोर्ट दिया था। हाँ। और शाह ऑफ ईरान के टाइम में ईरान के अंदर शाह ऑफ ईरान की जो सीक्रेट पुलिस थी सवक, उसने काफी बुरी तरह से ईरान के रूढ़िवादियों को दबा के रखा हुआ था। क्यों? ये समझना पड़ेगा। शाह ऑफ ईरान अमेरिका के कहने पर ही कच्चे तेल का दोहन करते थे। उसको किस देश को बेचना है बेचते थे, और शाह ऑफ ईरान किस कीमत पर बेचेंगे किस देश को, ये भी अमेरिका तय करता था। अब ईरान की जो पेट्रियोटिक जनता थी, मैं इस चीज का इस्तेमाल करना, ईरान में जो नेशनलिस्टिक पावर्स थी, जाहिर बात है किसी देश में जब नेशनलिज्म होता है तो धर्म उसका एक हिस्सा होता है। हम दुनिया के अलग अलग देशों में देख चुके हैं। तो ईरान में जो धार्मिक फोर्सेस थी उनको बहुत बुरी तरह से दबाया गया, क्योंकि ये शाह ऑफ ईरान की जो विरोधी पक्ष था वो बार बार जोर डाल रही थी कि शाह ऑफ ईरान जो है वो ईरान को अमेरिका के हाथ में बेचना दें। ठीक है। इसीलिए 1979 का रिवॉल्यूशन हुआ। और अमेरिका ने और इजराइल ने उसके 2 साल पहले से 1977 का आप लिटरेचर खोल लीजिए, 1978 का लिटरेचर आप खोल लीजिए, हर रोज मोसाद और सीआईए ईरान के अंदर शाह ऑफ ईरान के सपोर्ट में जो अपोजिशन के लोग थे उनकी हत्याएं कर रहे थे। जो धार्मिक विचार, ऑब्वियसली धार्मिक विचारधारा वाली नेशनलिस्ट फोर्सेस की हत्या कर रहे थे। तो ये भूले नहीं है उस समय को। जी ठीक है। बख्शी सर, ये युद्ध, जैसा कि मैं देवनाथ सर की बातों से समझ पाया, युद्ध जो है वो तेल के लिए देखें या न्यूक्लियर डर के लिए देखें, कैसे इसको देखें इस पूरे युद्ध को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सारी लड़ाइयां जर और जमीन के लिए होती हैं। सारी लड़ाइयां, जर का मतलब है जो खनिज पदार्थ निकल रहा है, तेल उसमें से सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है, और रेयर अर्थ है, बाकी चीजें हैं, वो सारी की सारी जो है वो इसके लिए लड़ाई होती है, और वो होती है जमीन के अंदर। और जमीन की एक और फायदा होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के लिए, लड़ाई जीतने के लिए जमीन या सी का वो हिस्सा, गल्फ, ये वो सारा उसमें आता है। तो लड़ाई तो उसके लिए होती है बेसिकली सारी। अब ये जो आप तेल की बात कर रहे हैं, यस, अमेरिका को तेल की, अमेरिका का जो रिजर्व सबसे कम है, बाकी जितनी जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है सबसे कम रिजर्व है उसका। वो तो चाहेगा कि किसी तरीके से उसको रिजर्व मिल जाए। तो आपका अगर क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका सिर्फ जर के लिए लड़ रहा है, देखिए जर के लिए भी लड़ेगा, पर अमेरिका चाहता है कि उसका जो बाकी ट्रेड और जो बाकी कंट्रीज में होगा, जो उसका एक्सपेंशन होगा, उसमें ईरान के और ईरान के सपोर्टेड मिलिट्री। बख्शी सर, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सवाल और आया आप ही के जवाब से, मैं वो समझना चाहता हूं। जो शर्तों की हम बात कर रहे हैं, आखिरी शर्त या तीसरी शर्त की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें हमास और उनकी चीजों को लेकर उसने कहा है कि उनको सपोर्ट करना बंद कर दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, आपने कहा कि जमीन की बात की, है ना, तो अगर बलूच का रास्ता अगर पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा है, तो वो डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का तो वो भी नजर आ रहा है। तो आपको डबल स्टैंडर्ड है, पर क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? अमेरिका डबल क्या ट्रिपल स्टैंडर्ड कर सकता है। हाँ। कौन उसको रोकेगा? हाँ। अमेरिका तो अपना घी टेढ़ी उंगली से निकलता तो निकालेगा। हाँ। और वो बिल्कुल वही करेगा। बल्कि लेट मी टेल यू, अमेरिका रिजीम चेंजेस में बड़ा बिलीव करता है। उसकी सबसे ज्यादा जो रिजीम चेंज छोटी मोटी कंट्रीज में, तो उसके जो सीआईए एजेंट्स हैं वो करते हैं सारे के सारे। आपने कर्नल मैड माइक होर का नाम सुना होगा, जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड कंट्रीज को टॉपल किया था। अमेरिका वो फॉलो करता है, जहां उसका दाव कैसे भी चले वो चलाएगा। ये जो बाकी चीजें हैं ये निबंध निकलने के लिए होती हैं कि खराब है, ये नीति गलत है, इत्यादि इत्यादि।
अमेरिका के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये छोटी मोटी कंट्रीज ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल करती हैं। पाप हो गया, बैड हो गई, ये मॉरली रॉन्ग, ये सब कुछ, ये कुछ नथिंग इज अमेरिका। जैसे जो वॉर्नर ये जो ग्रुप था रशिया का, जिसको कि अब पुतिन ने खत्म किया, वो क्या थे? वो देवर ऑल मर्सनरीज। मर्सनरीज में अमेरिका ने सबसे ज्यादा डिपेंड किया है, और सीआईए एजेंट्स उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। पाकिस्तान में भी वही कर रहे थे, अफगानिस्तान में भी वही कर रहे थे। जहां तक काम चलता है, छोटी मोटी कंट्री, मॉरिशस, मॉरिटानिया वगैरह, हर जगह उन्होंने रखे ठीक हुए है, दोस्ती याराना की बात हो रही है। अब आप समझते हैं इस चीज को, और सोडी साहब का रुख करते हैं। सोडी साहब देखिए, इधर रशिया जो है वो ईरान की तरफ, चाइना जो है वो ईरान की तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो बीच में फंसा हुआ है। वो कभी अमेरिका, और अगर अमेरिका का साथ दे रहा है, जैसा कि बलूच की चीज़ों की बात की जाए, परसों नरसों की खबर है, उस समय हमने ये पढ़ा कहीं कि वहां पर मदद जो है वो की जा रही पाकिस्तान की तरफ से। ऐसे में मिडिल ईस्ट एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, तो ये पूरा सिनेरियो कैसे देखें? दोस्ती यारी में दुश्मनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशीष जी, पाकिस्तान कहीं फंसा नहीं है। पाकिस्तान के एम्स क्लियर हैं। पाकिस्तान ने तीनों महाशक्तियों के साथ होना है, बल्कि आज की तारीख में एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और वो मुल्क है पाकिस्तान। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। लेखक ने बड़े आंकड़ों, तथ्यों के साथ बताया कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीन तो पाकिस्तान का टूट मित्र है। रूस भी 21 दिसंबर 2011 से वो पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक होता गया बनस्पत भारत के। तो पाकिस्तान किसी असमंजस में नहीं है। वो तीनों महाशक्तियों के साथ है, वो इस्लामिक दुनिया के साथ है। जहां वो देखता है कि उसको फायदा महाशक्तियों से ज्यादा हो रहा है, वो वहां हो जाएगा। ईरान और बाकी इस्लामिक देशों के लिए एक बयान, एक कड़ी निंदा टाइप इशू कर देगा। लेकिन है पाकिस्तान तीनों महाशक्तियों के साथ। तभी मेरे को 1 मिनट देना, तभी हमने देखा कि जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके 1 महीने के अंदर भारत की 7 डेलीगेशन 59 मेंबर्स की 33 देशों में गई, बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद का एक गढ़ है और कैसे पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। और उसी 1 महीने में पाकिस्तान को दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एजेंसी से 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला। और इन तीनों एजेंसी में ज्यादा वोटिंग राइट्स तीनों महाशक्तियों के होते हैं। इन तीनों एजेंसी में अधिकतम मेंबर वो थे जो अक्टूबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए। भारत ने 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने दिल्ली हाट में शॉपिंग की, खान मार्केट में गोलगप्पे खाए। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो पाकिस्तान के लिए वोटिंग कर दी, और पाकिस्तान को इतना बड़ा ऋण मिल गया जिसका एक हिस्सा हमें पता है वो आतंकवादियों पे लगाता है भारत में भेजने के लिए। तो पाकिस्तान कोई असमंजस में नहीं है। पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, बाकी हम कुछ भी कह लें, हकीकत ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। समय बस इतने की इजाजत देता। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव